हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित लेके आए आज बच्चों, आज आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है बच्चों, इसमें होता तो बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे अगर 2-3 एडजस्टमेंट अगर थोड़े से टिपिकल आ जाते हैं और उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में गलती कर देते हैं तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टोटल बैलेंस आता है वो गलत आता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है और आज हम इन्हीं छोटे मोटे जो सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं उनके बारे में सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाते हैं तो हमें उनको किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लेके आना है या अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए सबसे पहले बच्चों हमें नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं और कौन कौन सी हमारे पास एसेट्स होती हैं। ठीक है, हालांकि लाइबिलिटी और एसेट्स तो बहुत सारी होती हैं, अगर आप क्लास 12th में देखेंगे तो और आगे और क्लासेस में जाएंगे तो और सारी होंगी, लेकिन हमारी 11th क्लास में जो सोल प्रोप्राइटरशिप पे है इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लाइबिलिटी में कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे लाइबिलिटी में हमारे पास कुछ गिने चुने पॉइंट हैं, जैसे एक आएगा बच्चों हमारे पास कैपिटल, एक आएगा बच्चों क्रेडिटर्स, एक आएगा बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक आएगा बच्चों अनअर्न इनकम। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये 4 एडजस्टमेंट, ये 4 आइटम आपको ध्यान में रखने हैं। सेकंड, अगर आपके पास एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है, डेटर्स हो गए, कोई भी हमारी एसेट्स हो गई, कोई भी, ठीक है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी, ठीक है, ये एसेट्स में आ जाएगा। और एक आता है बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक आता है बच्चों हमारे लिए अक्रूड इनकम। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि आपके सारे डाउट्स इस वन शॉट में क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटी में कौन कौन से आइटम हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम इन 2 पॉइंट्स को बहुत इग्नोर कर देते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग, अनअर्न, प्रीपेड और अक्रूड, हालांकि बाकी सबका एडजस्टमेंट हम बिल्कुल सही से कर लेते हैं, लेकिन हम इन 4 एडजस्टमेंट को थोड़ा सा हल्के में ले जाते हैं और ये हमसे गलत हो जाता है। तो लास्ट में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में करते हैं अपन बच्चों। सबसे पहले जरूरी है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सिंपल सा फॉर्मेट आना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का अगर आप फॉर्मेट बनाते हैं तो हमारे पास बच्चों सबसे पहले तो आता है हमारे पास पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर आता है जो भी हमारे पास, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आइटम आप लिखते हैं ना, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करें, पता चले क्वेश्चन में फर्नीचर और आपने प्लांट का कॉलम बना दिया है। ठीक है, या फिर आप इसको पेंसिल से बनाएं। कैश, स्टॉक, डेटर्स, कोई भी एसेट्स, ठीक है, कोई एक कॉलम अपन खाली छोड़ देते हैं, ऐसे बाद में देख लेंगे, कैपिटल और क्रेडिटर्स। अभी अपन सिंपल क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों, हमें वो समझ में आना चाहिए कि हम वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल जो क्वेश्चन है उसमें सपोज दैट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आपका सबसे पहला काम होना चाहिए बच्चों कि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स में पूरा डिटेल्स डालना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये डिटेल डालने के बाद सपोज दैट कि आपने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख कैश में इंक्रीज हो जाएगा और सेकेंड ये कैपिटल में भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जिसमें आइटम नहीं आ रहे वहां पे या तो आप 0 लिख दीजिए, ठीक है, और आप 0 नहीं लिखते हैं तो आप डैश लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, सेकेंड परचेज गुड्स। अब आप माल खरीदते हैं, भाई बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं, माल खरीदने का, फिर माल बेचेंगे। तो अगर आपने माल खरीदा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने माल खरीदा तो आपका स्टॉक बढ़ गया। सपोज दैट मैंने 1 लाख का माल खरीदा, ठीक है, तो मैंने 1 लाख यहाँ लिख दिया, 1 लाख, लेकिन ये 1 लाख मैंने पैसे दे दी तो मेरे पास कैश कम हो गया, तो मुझे 1 लाख कैश में लिखना है, लेकिन किस में लिखना है बच्चों, ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव है। ठीक है, तो 1 लाख आपका कैश चला गया। थर्ड, अगर आपने गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, अगर आपने माल बेचा है, माल बेचा सपोज दैट 1 लाख का माल खरीदा, 50,000 का माल बेच दिया हमने, तो 50,000 का अगर हमने माल बेच दिया तो हमारे पास जो स्टॉक था वो तो चला गया। अब 50,000 का माल हमने
70,000 में बेच दिया, 80,000 में बेच दिया, सपोज दैट कि हमने इस 50,000 के माल को 70,000 में बेच दिया, तो 50,000 का तो माल चला गया, आपके पास कितना आया 70,000, तो ये तो प्लस ही होगा, कैश आएगा ना, माल बेचेंगे तो 50,000 का माल गया, 70,000 हमारे पास कैश आ गया, और हमारे पास 20,000 क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 20,000 आपको कैपिटल में लिखना है। बाकी जगह कुछ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, जीरो लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। तो हमने बाकी जगह जहां कुछ भी नहीं आता है वहां पे जीरो लिख देते हैं। इसके बाद सपोज दैट कि हमने रेंट पे किया, हमारे पास 20,000 रुपीज रेंट जो था हमारा वो हमने पे किया, ठीक है। अगर आप रेंट को पे कर रहे हैं तो ये आपकी कैश को कम करेगा, तो 20,000 आपने कैश में से क्या कर दिया बच्चों, लेस। सेकंड, ये आपकी कैपिटल को भी कम करेगा बच्चों, क्योंकि आपने जो रेंट दिया है वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। इसके बाद सपोज दैट कमीशन रिसीव, अगर आपको कमीशन मिल रहा है किसी से, ठीक है, आपको किसी से भी कमीशन मिला, तो सपोज दैट कि मेरे को 50,000 का कमीशन मिला, तो मैंने 50,000 कैश में दिखा दिया, और कमीशन मेरे लिए नॉमिनल है, इनकम है, तो ये मेरी कैपिटल को भी इंक्रीज कर देगा, तो मैंने कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है, हमें इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। अब इसके बाद हमें करना क्या चाहिए, अब पहली बात तो जहां जो नहीं आ रहा है वहां पर आप जीरो लिख दीजिए, कोई बात नहीं है बच्चों, जीरो या डैश जो भी आपको सही लगे आप वो कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे तो जीरो से लगता है, मैं जीरो लिख देता हूं। अब सबसे पहले हम कैश का टोटल करते हैं, 5 + 70 और 50, तो 5 लाख और 70,000 और 50,000 टोटल हुआ 6,20,000। 6,20,000 में से 1,20,000 निकाल दीजिए, दो ही नेगेटिव है, 1 और 2, ये दो नेगेटिव निकाल दीजिए। 6,20,000 में से 1,20,000 निकाला तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 5 लाख। इसके बाद स्टॉक था 1 लाख का, उसमें से 50,000 का स्टॉक गया, तो आपके पास स्टॉक कितना रह गया, 50। डेटर में कुछ भी नहीं है और एसेट्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैपिटल आपकी 5 लाख है, इसमें 20 प्लस है, 20 माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 5,50,000 ये हो गया, 5,50,000, और क्रेडिटर्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका जो एसेट्स का टोटल है वही लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है। देखिए ये 5 लाख और 50,000, तो ये हो गया 5,50,000, और ये हो गया 5,50,000 और 0, तो 5,50,000, तो दोनों इक्वल ही, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको जरूर ले लीजिए। अब सेकंड अपन थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने यहां पे 1-2 कॉलम और छोड़े थे, ठीक है। अब यहां पर मैं डेटर और एसेट्स को हटा के मैं यहां पे एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ले लेता हूं, एक मैं प्रीपेड का ले लेता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं क्रेडिटर को हटा देता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं अनअर्न इनकम, और एक कॉलम और बनाना पड़ेगा भैया, एक कॉलम और हमने बना दिया, किसका, एक लाइबिलिटी में और कौन सी चीज आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमें अब ये सीखना है जिसमें हम गलती करते हैं। देखिए अगर बात होती है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, जैसे सपोज दैट ट्रांजैक्शन आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब है सैलरी बाकी है, मान लो 5,000 रुपये की सैलरी बाकी है, तो 5,000 रुपये अगर आपकी सैलरी बाकी है, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे तो अक्रूड आएगा ना बच्चों, यहाँ पर आएगा अक्रूड इनकम, ओहो अक्रूड इनकम, ठीक है। अब जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी मुझे दे दी 5,000, 5,000 रुपये किसी की सैलरी मैंने नहीं दी है, ड्यू है, तो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो गई। अब मुझे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैश में तो होता ही नहीं, क्योंकि वो ड्यू है तो कैश में इंपैक्ट ही नहीं डालेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल को आपकी कम कर देगा, ये कैपिटल को कम इसलिए करेगा बेटा क्योंकि आपका जो ड्यू एक्सपेंसेस था ना वो आपने पे नहीं करा, तो ये आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन जब आपके लिए एक्सपेंसेस था तो आपने पे नहीं करा, तो आपकी कैपिटल को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि अक्रूअल बेसिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये आपके करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, तो आपको अपनी कैपिटल को रिड्यूस भी करना पड़ेगा। सेकेंड आता है बच्चों, जैसे प्रीपेड रेंट ले लिया मैंने, ठीक है, प्रीपेड रेंट 3,000 रुपये, अगर मैंने किसी को 3,000 रुपये रेंट ज़्यादा दे दिया, अगर प्रीपे कर दिया, एक्सपेंसेस मैंने ज़्यादा कर दिया, तो उसका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट देखिए, प्रीपेड में जाके 3,000 है, ठीक है, 3,000 प्रीपेड में जाके तो ऐड हो जाएगा, लेकिन आपने जब प्रीपे किया, किसी को पहले पैसे ज़्यादा दे दिए,
तो ये प्रीपे आपके कैश को क्या करेगा बच्चों, रिड्यूस, तो आपके कैश को ये कम कर देगा, क्योंकि आपने किसी को प्रीपे किया है तो आपके यहाँ से पैसे गए, तो आपको प्रीपेड में बढ़ाना है और कैश में कम करना है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन का मतलब हुआ कोई आपने काम किया था जिसका कमीशन आपका बनता था करंट ईयर का, लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्रूड कमीशन करंट ईयर का रिलेट करता है। ठीक है, सपोज दैट ये 5,000 रुपये है, ठीक है, 5 नहीं, अपन कुछ और लेते हैं, 4,000 ले लेते हैं, 4,000 का अक्रूड कमीशन है। अब आपको क्या करना है, ये 4,000 का अक्रूड कमीशन आपको अक्रूड कमीशन में बढ़ाना है, तो 4,000 रुपये अक्रूड कमीशन में तो बढ़ जाएगा, और ये क्या है, कैश में तो मिला ही नहीं। अक्रूड कमीशन का मतलब जो इनकम आपकी करंट ईयर की है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, तो अक्रूड कमीशन में बढ़ जाएगा और ये कैपिटल को भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो अक्रूड कमीशन में जाके इंक्रीज हो गया, और ये आपकी कैपिटल मतलब आपके लिए इनकम है ना, लेकिन मिला नहीं है, तो ये करंट ईयर का है, इसलिए आपकी कैपिटल को भी ये इंक्रीज कर देगा। इसके बाद लास्ट आता है हमारा बच्चों अनअर्न इंटरेस्ट। सपोज दैट ये ले लिया हमने अनअर्न इंटरेस्ट, तो अनअर्न इंटरेस्ट का मतलब हुआ बच्चों जैसे 3,000 रुपये ले लिया मैंने, तो ये आपके लिए इसका मतलब ये हुआ एडवांस आपको किसी से इंटरेस्ट मिल गया, एडवांस इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, करंट ईयर का तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मिल गया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। अनअर्न इंटरेस्ट 3,000 है, तो हमने 3,000 अनअर्न में बढ़ा दिया, और ये आपको कैश में मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 एडजस्टमेंट में हमें फोकस करना है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न। एक स्पेशल चीज होती है बच्चों इन सब में, ये जैसे आउटस्टैंडिंग किस में आता है, लाइबिलिटी में, तो ये लाइबिलिटी में जाके इंक्रीज होगा। देखिए प्रीपेड क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स, तो ये एसेट्स में जाके इंक्रीज होगा। अक्रूड क्या होता है, एसेट्स, तो ये एसेट्स में जाके इंक्रीज होगा। और अनअर्न आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी में जाके इंक्रीज होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट अपन को ध्यान रखना है, जिससे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी छोटी से छोटी भी गलती ना करें। ठीक है, अब 1-2 एडजस्टमेंट मैं और ले लेता हूं बच्चों आपके लिए, जैसे वो मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा। जैसे सपोज दैट कि आपने गुड्स परचेज किया, अगर आप गुड्स परचेज करते हैं, वहीं बता देते हैं, बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो जरूर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब जैसे मैंने बोला आपको गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद, आपने विनोद से माल खरीदा। अगर आप विनोद से माल खरीद रहे हैं, जो भी माल आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो स्टॉक में आपका बढ़ गया। सपोज दैट आपने 50,000 का माल खरीदा था, तो स्टॉक बढ़ गया। और दूसरा, यहां पर एक नया कॉलम बनेगा, किसका बच्चों, क्रेडिटर्स का, क्योंकि अगर आपने किसी से माल खरीदा है तो वो आपका लेनदार हो गया, और वो आपका लेनदार है तो वो इंक्रीज भी होगा, पैसे मांगेगा आपसे, तो आपकी क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा सिंपल है, लेकिन अब देखना, आपने माल खरीदा विनोद से, स्टॉक बढ़ गया, और यहां पे आपके क्रेडिटर बढ़ गए। सपोज दैट 2 महीने बाद पेमेंट मेड टू विनोद, हमने विनोद को पेमेंट करा 48,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको दे दिया कि आपने विनोद को पेमेंट किया 2 महीने बाद 48,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने विनोद को पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो मांगता तो 50 था, लेकिन हमने उसको 48,000 पेमेंट करके उसका सेटलमेंट कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अपन को किस में से क्या लेस करना है, यहां पे गलती नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विनोद जो है वो 50,000 से ही रिड्यूस होगा, क्योंकि उसका अकाउंट सेटल हो गया, तो उसका अकाउंट बैलेंस अब 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 50,000 लेस कर दिया। सेकेंड, आपने विनोद को कितना कैश दिया, सर विनोद को हमने कैश दिया 48,000, तो 48,000 भी आपके यहाँ से जाएगा, तो कैश भी कम हो गया। अब यहाँ पे 50,000 की जगह आपने किसी को 48,000 दिए हैं, तो आपको 2,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है, कभी भी हम क्रेडिटर्स या डेटर्स को उनका फाइनल पेमेंट करते हैं, तो वहां पर अगर फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट अमाउंट भी आपको 0 करना है, अगर सेटलमेंट के लिए बोल रहा है, अदरवाइज नहीं। सेटलमेंट के लिए बोल रहा है तो उसका अकाउंट बैलेंस आपको क्या करना है, 0। तो 0 कैसे होगा, सेम अमाउंट आपको रखना है। आप 50 की जगह अगर आप 48,000 पे कर रहे हैं, तो 2,000 आपके लिए कंप्लीटली प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। सेम यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम डेटर की बात करते हैं। ठीक है, अगर
अगर हम डेटर्स की बात करते हैं तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, देखिए देखिए गुड्स सोल्ड टू पंकज, पंकज को हमने माल बेचा, सपोज दैट पंकज को हमने 40,000 का माल बेचा, तो 40,000 का अगर हमने पंकज को माल बेचा तो 40,000 तो स्टॉक तो चला गया। अब आपने पंकज को माल बेचा है तो हमारा डेटर्स भी तो बढ़ गया, तो 40,000 के हमारे डेटर्स बढ़ गए, क्योंकि पंकज इसी में तो आएगा, पंकज हमें पैसे देगा, तो इसलिए पंकज को हमने डेटर्स में दिखा दिया। अब 2-3 महीने बाद पंकज हमें पैसे देने आया, और पंकज हमें पैसे देने आया तो उसने 38,000 में फुल सेटलमेंट कर दिया। अब यहाँ पे है रिसीव फ्रॉम पंकज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹38,000। तो पंकज से तो मांगते थे 40,000, लेकिन उसने दिया कितना, 38। अब यहाँ पे डेटर्स आपके हैं 40,000 के, आपने यहाँ पे 38,000 दिया, तो कॉमन सेंस की बात है कि कैश तो आपके पास आ गया 38, इंक्रीज हो रहा। अब आप डेटर में कितना दिखाएंगे, डेटर से आप कितने मांगते थे, 40,000। अब आपको यहाँ पे 40,000 ही लेस करने, क्योंकि पंकज का जो अकाउंट बैलेंस है वो आपको जीरो करके दिखाना है। क्यों, क्योंकि अब आप उससे कुछ भी पैसा नहीं मांगते, क्योंकि उसका अकाउंट सेटल हो चुका है। अब यहाँ पे 38,000 आपने लेस कर दिया, सॉरी 40,000 लेस कर दिया, 38,000 आपके पास आ गया। अगर आप किसी से 40,000 मांगते हो और 38,000 वो आपको पे कर रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे 2,000 रुपये कंप्लीटली लॉस हो गया, और वो लॉस आपकी कैपिटल को क्या करेगा बच्चों, रिड्यूस कर देगा। आप मांगते हो किसी से 40, दे वो रहा है 38,000, 2,000 हमारे लिए लॉस हो गया, लॉस आपकी कैपिटल को कम कर देगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे कुछ एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट जिसमें हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हमने सिंपल करा, सेकंड हमने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह के बारे में पढ़ा, और थर्ड हमने सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।